जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, जिस तरह के आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कश्मीर में फुली एक्शन में हैं। और जिस तरह के आपने देखा उन्होंने कश्मीर की लीडरशिप को बुलाया। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये कश्मीर की लीडरशिप ही नहीं, और कईयों ने कहा नहीं यही कश्मीर की लीडरशिप है। और इसके साथ साथ ये भी बात करनी है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या खड़ी है। क्या हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी भी है, या कि हम जो इंडिया करता है उसके रिस्पॉन्स में ही सारे एक्शन करते हैं। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा जी कि ये नरेंद्र मोदी साहब ने पीआर एक्सरसाइज की है। तो इस इश्यू पे बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की जनाब साजिद तारड़ साहब से। आपको पता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, बिजनेसमैन है, अमेरिका में वाशिंगटन में बेस्ड हैं। तारड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच चीमा साहब, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा तारड़ साहब, ये बताइएगा कि आज जो कल नरेंद्र मोदी साहब ने कश्मीरी लीडरशिप को बुलाया, तो पाकिस्तान की हुकूमत तो ये कह रही है कि ये नरेंद्र मोदी साहब का एक पीआर स्टंट है। तो एक सवाल वैसे मेरे ज़हन में ये भी आता है कि क्या कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी हैं वो कोई पाकिस्तान के साथ तो लगता है राब्ते में नहीं है, तो हम फिर किस चीज की बातें कर रहे हैं? या कि पाकिस्तान ने सिर्फ रिस्पॉन्ड ही करना था क्योंकि कश्मीर में डेवलपमेंट हुई है तो बात करनी जरूरी थी? हाउ डू यू सी दिस एंटायर सिचुएशन तारड़ साहब? देखिए, मैं एक तो इस पे बताऊंगा, आपको बताना चाहूंगा कि उसका कोई एजेंडा ही नहीं था। आपने देखा होगा उसका कोई एजेंडा नहीं है। उसके बाद जब वो मीटिंग खत्म हुई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ये नहीं बताया गया कि क्या सोल्यूशन वहां से ड्रा किया गया, क्या उसके क्या मकासद थे। एक तो वो कॉन्फ्रेंस को गलत कहा होगा। ये है तो एक पीआर शो है, लेकिन ये पीआर शो क्यों किया गया? हमारे पाकिस्तान मीडिया ने भी, हमारी फॉरेन पॉलिसी ने भी उसमें अपना सही रोल अदा नहीं किया। वो ये रोल है कि इंडिया ने जो बंकर बना लिए हैं अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, 6000 से 8000 पक्के बंकर बनाए हैं। वो क्यों बनाए गए हैं? वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो कश्मीर में अभी और आपको नया सरप्राइज देने वाला है। वो कश्मीर का नाम खत्म करने वाला है। वो वहां पे एक किसी नए आपको सरप्राइज देने की तैयारी में है। मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि कश्मीर आपकी बीजेपी गवर्नमेंट की नजर में क्या है, कश्मीर को किस तरह यूज किया जाता है। एक तो सबसे पहले जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनकी सारी उनकी लेबोरेटरी है, इनकी सारी ट्रेनिंग जो है गुजरात से हुई है, और एंटी मुस्लिम ट्रेनिंग है, एंटी मुस्लिम एजेंडा है इनका। उनका पॉलिटिकल सिनेरियो, उनका पॉलिटिकल मैंडेट क्या है? उनका एक पॉलिटिकल मैंडेट ये है कि मेजॉरिटी रहने वाले इंडिया में कौन है? वो मेजॉरिटी हिंदू है। वो समझ चुके हैं कि मेजॉरिटी हिंदूज में से मेजॉरिटी वोट ले लें तो हम जीत जाएंगे, हमें किसी दूसरी पार्टी, किसी दूसरी माइनॉरिटी की जरूरत नहीं है। ये उनकी पॉलिटिकल उनकी अप्रोच है। उसके बाद ये करते हैं, वो कश्मीर और मुसलमानों पे जुल्म करके वो बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और दूसरी जगहों पे, बंगाल में वो वोट लेते हैं हिंदुओं के। ये उनकी टैक्टिक है। अब वो कश्मीर को क्या करना चाहते हैं? वो कश्मीर का लफ्ज खत्म करना चाहते हैं। आपको सरप्राइज देंगे वो बड़ी जल्दी। मोदी साहब ने ये क्यों लोगों को बुलाया? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लोग जो बुलाए गए हैं ये सारे कश्मीरियों को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये सारे प्रो मोदी थे, ये सब लोग। लेकिन उनमें भी वो भी आते तब वहां बीजेपी को डिसअपॉइंट करके आए। लेकिन ये मोदी नवाज, ये इंडिया नवाज लोग थे वहां पे, जो सारे हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। उनमें अब मैं बताना चाहूंगा कि वो उनमें से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों को नहीं बुलाया गया वहां पे दूसरे कई वहां पे पंडित ऑर्गेनाइजेशन थे हिंदू, उनको भी नहीं बुलाया गया। अब मैं ये बताने की कोशिश करूंगा 5 क्या पॉइंट थे कि आज मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत पड़ी है कश्मीर को बुलाने की। हालांकि मोदी जमहूरी तरीका को पसंद नहीं करते। ही इज ऑलमोस्ट अ डिक्टेटर। जब तक वहां पे ईवीएम चल रहे हैं मोदी साहब कहीं नहीं जाएंगे। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि 5 रीजंस क्या थी जिस वजह से इनको बुलाया गया। एक तो इनकी आर्मी ने खुद इनको बताया कि हम 2 फ्रंट्स पे जंग नहीं लड़ सकते, हम 2 फ्रंट्स पे प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो 2 फ्रंट्स कौन से हैं? पाकिस्तान है और चाइना है। एक तो इसकी वजह यह थी। दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि बंगाल में भी इलेक्शन हारे हैं। इन्होंने फिर हिंदुओं को खुश करना है, हिंदू वोटर्स को। इन्होंने फिर कोई ड्रामा करना है जिसपे दोबारा मुख्तलिफ स्टेटों से दोबारा मेजॉरिटी। अभी यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां का भी एक वहां पे जो उनके चीफ मिनिस्टर है वो भी एक बहुत बड़ा करैक्टर है। मेरा मकसद, जिस तरह के उनके बयान आते हैं, मैं हैरान हूं कि किसी जमहूरियत में इस तरह के सिविलाइज्ड लोग जो है वो बयान दें। तीसरा, इसकी सबसे बड़ा फैक्टर जो है अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला है। उसके अब 2 वजूहात हैं। एक तो उसमें उसका उसकी सब सेक्शन कर लें आप।
एक तो पाकिस्तान का प्रेशर अमेरिका पे कि हमने कश्मीर, हमें इंडिया से डर है, हम आपके साथ अफगानिस्तान में सही आपकी हेल्प नहीं कर सकते, एक तो वो रीजन हो सकती है। अमेरिका कहता हो कि आप पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक रखें। दूसरा, इंडिया का माइंडसेट है कि अगर वहां से अमेरिकन चले जाते हैं तो तालिबान या दूसरे लोग जो है वो कश्मीर की तरफ रुझान करेंगे। एक तो ये वजह हो सकती है, और इन्हीं वजूहात की वजह से इन लोगों को बुलाया गया है जिसका कोई मकसद नहीं है। और इस वक्त इंडिया में, मैं नो ऑफेंस टू माय हिंदू फ्रेंड्स, नो ऑफेंस टू माय इंडियन फ्रेंड्स, मोदी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, इंडिया में एक कौम नहीं बसती, वहां पे एक जबान नहीं बोली जाती। पाकिस्तान को सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है, इंडिया की मजबूरी है सेकुलरिज्म, लेकिन सेकुलरिज्म की वहां पे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिरी दौर में 2002 से 2014 तक क्या हुआ। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 10 साल रही वहां पे। उससे पहले अटल वाजपेयी थे, उनकी एक पॉलिसी थी, उसको कहते थे हीलिंग पॉलिसी। उसमें इंट्रोड्यूस वाजपेयी साहब ने कराया। आजकल के हालात ये हैं कि जब आपके ऊपर कर्फ्यू हो, आपको इंटरनेट ना हो, आपके फोन बंद कर दिए जाएं, आपके बच्चों को मार मार के, जो कश्मीर इज बिगेस्ट जेल ऑन द प्लेनेट। और दुनिया में मैं हैरान हूं इस बात पे कि अगले दिन भी इमरान खान साहब से क्वेश्चन किया गया कश्मीर चाइनीज मुसलमानों के बारे में। मैं समझता हूं वो भी ठीक नहीं है, गलत है, लेकिन दुनिया किस तरह भूल जाती है कश्मीर को, दुनिया किस तरह बर्मा को भूल जाती है, दुनिया किस तरीके से फलस्तीन को भूल जाती है, सीरिया को भूल जाती है। मेरी समझ से बाहर है कि अमेरिका जो सिविल आपके ह्यूमन राइट्स पे सबसे बड़ा आलमबरदार वो है, उसने आज तक इसको कश्मीर को फ्रंट लाइन पर नहीं लेके आया, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की हजारों रेजोल्यूशंस। और उसके बाद देखिए, अब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इंडिया हैज ऑलमोस्ट बिकम अ नॉन लिवेबल प्लेस। और सबसे बड़ा उनका जो सपोर्टर इस वक्त, अफसोस के साथ कहूंगा कि नॉन तालीम याफ्ता अनएजुकेटेड हिंदू माइंड, और उनको अब्यूज किया जा रहा है, उनको कॉन्सेप्ट क्या दिए जा रहे हैं, 15वीं सदी के बदले 21वीं सदी में लिए जाने की तैयारी उनको कराई जाती है। उनको बताया जाता है कि अखंड भारत क्या है। अब मैं बताना चाहूंगा कुछ अपने भाइयों को, अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा है, बांग्लादेश भी हिस्सा है, चाइना भी उसका हिस्सा है, अफगानिस्तान उसका हिस्सा है, तो खुदा का नाम लो 21st सेंचुरी में अखंड भारत क्या, क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अफसोस की बात, अफसोस कि मोदी साहब ने जमहूरियत को जिस तरीके से सत्यानाश किया है, जंग को इस्तेमाल किया जमहूरियत में इलेक्शन जीतने के लिए, और सिर्फ 2 लोगों के पैसे के ऊपर, अडानी और अंबानी के ऊपर, वो समझते हैं कि दिस इज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इज सो सैड एंड इट इज नेबरिंग टू पाकिस्तान। इट इज सो सैड। हम इस पे जितना भी दुख किया जाए वो ज्यादती है। और कल जो कुछ भी हुआ है कश्मीर का, इसके पीछे उनके अजाइम जो है वो आपको नजर आने चाहिए। जो उन्होंने 6000 बंकर बनाए हैं बॉर्डर पे, और जो 8000 बंकर हैं वो वहां पे उन्होंने खुशियां मनाने के लिए नहीं बनाए, उनके मोटिव्स कुछ और हैं। कश्मीर को 3 स्टेटों में वो चेंज करना चाहते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जम्मू में हालात क्या थे 1947। मैं ये याद कराना चाहता हूं आपको कि 1947 में पटियाला महाराजा और महाराजा कपूरथला, इनको 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 हिस्सों में जहां पे हिंदू मेजॉरिटी हो और मुसलमानों को सिर्फ श्रीनगर के आसपास उस एरिया में कंटेन कर दिया जाए। दिस इज व्हाट द अजाइम उनके। अब देखें कि इसमें क्या करते हैं। लेकिन मोदी साहब, अफसोस के साथ, इस वक्त मोदी साहब हैज लॉस्ट हिज रिस्पेक्ट ऑन द इंटरनेशनल अरीना एवरीवेयर, क्योंकि इट इज ऑलमोस्ट अ डिक्टेटरशिप। छोटी सी मिसाल दूंगा, अभी आपके वहां पे वैक्सीनेशन आई है, आपके कोविड आया, आपके दिल्ली में एक बच्चा जिसने कहा कि मेरा दादा ऑक्सीजन की वजह से मर गया है, उसके घर अरेस्ट कर लिया गया। आप अब मोदी साहब इस वक्त, पहले इन्होंने एक आइडियोलॉजी दी कि आप अगर एंटी मोदी हैं आप एंटी इंडिया हैं। ये जब वो ग्रो कर रहे थे, अब वो ग्रो कर चुके हैं मीडिया